हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर, कक्षा 5 का ये लेक्चर नंबर 1 है। अध्याय आपका तीसरा चल रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आप सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और किताबों में पेज नंबर 13 खोल लीजिए। चलिए खोलिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सबने खोल लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी उंगलियां रख रख के पढ़ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्या थे। तो इसी प्रकार अब हम शुरू करते हैं। आप सभी अध्याय नंबर 3 से शुरुआत कीजिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैन्यू अब्दुलीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक साधारण परिवार में हुआ था। कस्बे का मतलब होता है जो छोटी सी जगह होती है उसे कस्बा कहते हैं। जहाँ ना तो वो गांव होगा ना ज़्यादा शहरी इलाके में आता है, उसे कस्बा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। कस्बे में हुआ था। इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन शुरू से ही सादगी से परिपूर्ण तथा विवादों से रहित रहा। विवाद होता है मतलब लड़ाई झगड़ा, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है वैसे तो इन्होंने ये बोला है कि विवादों से रहित रहा। डॉक्टर कलाम एक राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं जो शाकाहारी हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं। मुसलमानों में आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग कुरान पढ़ते हैं। तो धर्म के हिसाब से हमारी किताबें होती हैं, या फिर आप बोलिए हमने अपने हिसाब से डाल रखा है। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो अपने धर्म से बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने वो शाकाहारी थे, मांस मच्छी नहीं खाते थे और उसके अलावा वो भगवत गीता पढ़ते थे। उन्हें कुरान और गीता दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं, यानी वो अपने धर्म की किताब भी पढ़ते थे और गीता भी पढ़ते थे। ये एक महान वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने अपनी तकनीकी और सैन्य उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है। तो हम सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जान रहे थे। हमने अभी तक पता करा कि वो शाकाहारी थे, गीता पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, उन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान था। तो आप सभी अब आगे बढ़िए, हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि और भगवत गीता पढ़ते हैं। उन्हें कुरान और गीता दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं, यानी प्यारी हैं। प्रिय मतलब प्यारी। आपकी मम्मी बोलती होंगी ना कि आप मुझे प्रिय हैं, यानी प्यारे हैं। तो प्रिय हैं। ये एक महान वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने अपनी तकनीकी और सौम्य उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है। यानी कि गौरव मतलब जैसे आप कोई अच्छा काम करते, आपकी मम्मी कहती है ना मुझे आप पे गर्व है, इसी प्रकार इन्होंने बोला है कि गौरवान्वित करते हैं। भारत को परमाणु क्षेत्र में आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान मतलब होता है और महत्वपूर्ण मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग मार्क कराते हैं, ये ज़रूरी है, इसे ज़रूर कर लेना आप सब, ये पेपर में आएगा। ऐसे इन्होंने बोला है कि महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान मतलब कोई चीज़ त्याग देना, और मतलब ऐसे त्याग देना कि वो आपके लिए वो दोनों के लिए हो। जैसे कि इन्होंने हमें आकाश के बारे में बताया, जैसे बोल रहे हैं कि आकाश में क्या क्या है, हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाया, तो इन्होंने एक योगदान दिया, हमने भी और इन्होंने भी। तो इसी प्रकार बोला है इन्होंने, जिसके आगे इन्हें जिसके अनुसार इन्हें पद्म विभूषण तथा देश के सर्वोच्च नागरिक भारत सम्मान भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया है।
इन्होंने बोला कि जैसे आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं घर में, आप देखें आपने कोई अच्छा काम किया, आपने आज जिद नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपकी मम्मी कहती है भैया बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हम ऐसा करते हैं आज इनके फेवरेट डिश बना देते हैं, या इन जो ये चाहते हैं वो कर देते हैं। तो इसी प्रकार जब इन्होंने हमारे देश को ऊंची ऊंची उपलब्धियां दिलाई, यानी ऊंचाई पर पहुंचाया, तो हमने भी उसके उपलब्ध में क्या किया, इन्हें पद्म भूषण दिया। पद्म भूषण के साथ भारत रत्न मिला इन्हें, और भारत रत्न के साथ साथ इन्हें अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। आप अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन में इन्होंने बोला क्या है, देखिए आप उंगली लगा के पढ़ा करिए, उंगली लगाइए। डॉक्टर कलाम को मिशन मिसाइल मैन या अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। जैसे आपके घरों में अगर आपको मम्मी बुलाती होंगी प्यार से, जो आप काम करते हो उसी प्रकार से बुला देती हैं। जैसे कि जो गोरा होगा उसे बोलती हैं ओ गोरी। इस प्रकार इन्होंने हमारे को क्या किया, इन्होंने हम लोग को मिसाइल दिलाई, और मिसाइल में क्या होता है, आग लगती है जैसे नीचे से तो ऊपर को हो जाता है, तो इन्हें इसी प्रकार से 2 नामों से जाना गया, एक तो भारत रत्न और दूसरा अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि देश में विज्ञान की शक्ति को विकसित करके क्या लिखा है, 2020 तक भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाया जाए। यानी कि 2020 तक वो चाहते, अब तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी नहीं रहे, लेकिन जब वो थे तब वो चाहते थे कि 2020 तक हमारा भारत ऐसा हो जाए कि वो तकनीकी भाषा में सबसे आगे हो। तो इसी प्रकार इन्होंने लिखा हुआ है कि तकनीकी भाषा में आगे करना चाहते थे 2020 तक। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि भारत में विज्ञान की शक्ति को विकसित करके 2020 तक भारत को विश्व की अग्रणी राष्ट्र बनाया जाए। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक होने के साथ साथ विचित्र वीणा वादन तथा कवि हृदय भी हैं। यानी कि क्या, इन्होंने बोला कि इनके पास सिर्फ एक ही गुण नहीं है, ये वैज्ञानिक ही नहीं है, इसके साथ होने के साथ साथ क्या है, कवि भी हैं, और उसके साथ साथ वीणा वादक भी करते हैं। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका वीणा, जैसे गिटार विटार बजाते हैं वैसी वीणा होता है, तो वो वीणा भी बजा लेते हैं वादक। तो ये वीणा वादक भी हैं और कवि से हृदय से कवि भी हैं। इन्होंने अपने उद्गार कौन में नामक कविता संग्रह में एक प्रकार व्यक्त किया है। हमने क्या करा, अब भैया कवि हैं, कवि होने के साथ साथ बच्चों कवि हैं, तो इन्होंने बोला कि कवि हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखा दिया कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो हम वो कविता पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखी हुई है। देखते हैं कविता की इन्होंने 4 पंक्तियां दे रखी हैं, हम 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, जैसे माली बीजारोपण करता है, जैसे माली मतलब बीज डालता है, जैसे माली बीज डालता है, बीजारोपण करता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया। आपके भी मम्मी पापा पढ़ाते होंगे, जैसे जैसे आपको पढ़ाते चले जाते हैं वो आपको बड़ा करते चले जाते हैं, आप एकदम से तो बड़े होते नहीं, आप धीरे धीरे होते हैं ना। इसी प्रकार उन्होंने बोला है जैसे माली बीज आरोपण करता है, यानी कि बीज डालता है, उसके बाद पौधा बढ़ते 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 बढ़ता है, उसी प्रकार इन्होंने लिखा है जैसे माली बीजारोपण करता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया। पारदर्शी ईमानदारी आत्म अनुशासन का, यानी कि मैं पारदर्शी मतलब आर पार देखना, कि मैं आर पार देख सकूं। आर पार कौन व्यक्ति देख सकता है, जिसकी आंखें, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग क्या होते हैं कि वो देखते सार पहचान जाते हैं आज बच्चे ने कोई ना कोई गलती की है। उसी प्रकार इन्होंने बोला कि मेरे माता पिता ने मुझे बीजारोपण किया है और धीरे 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 बढ़ाया है। उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते मुझे पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया है कि हम मुझ में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कि मैं ईमानदार हूँ, अपने प्रति बेईमानी ना करूँ, ईमानदारी होनी चाहिए, आत्म अनुशासन का, अच्छाई में विश्वास, कि मैं अच्छाई में विश्वास रखूं, और सागर जितनी दयालुता का। सागर जितनी दयालु मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जब सागर बहता है तो वो हर किसी को अपने कण देता चला जाता है, कि जिसे भी प्यास लगी है वो उससे अपनी प्यास बुझा सकता है और फिर वो आगे चलता चला जाता है। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी दयालुता है। वो कोई उसका पेमेंट नहीं लेता ईमानदारी से, कि अपना काम करता चला जाता है ईमानदारी से। तो इसी प्रकार इन्होंने लिखा है जैसे माली बीजारोपण करता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाठ पढ़ाया, पारदर्शिता, ईमानदारी, आत्म अनुशासन का, अच्छाई में विश्वास, सागर जितनी दयालुता का। डॉक्टर अब्दुल कलाम
आत्मविश्वासी, परिश्रमी तथा दृढ़ निश्चयी हैं। आपने देखा दृढ़ निश्चयी तो है जिन्होंने हमारे भारत को वो अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया, अंतरिक्ष तक। तो वो इंसान जिद्दी तो होगा ही नहीं, अपने आप में ऐसी जिद रखना कि जिद्दी मतलब वो वाली जिद कि आप मुझे एग्जाम में टॉप करना है। तो इसी प्रकार उन्होंने भी यही लिख बोला, डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्वासी, परिश्रमी तो होंगे ही, क्योंकि आपको टॉप करने के लिए कम से कम कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार बोला आत्मविश्वासी, परिश्रमी तथा दृढ़ निश्चयी हैं। जो बात मन में ठान लेते हैं, परिश्रमी का मतलब क्या होता है कि अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे जो करना है वो मुझे करना ही है, यानी ठान लिया। जैसे जिद हो गई, मैंने बोला था जिद, ऐसे ठान लेते हैं। जो बात ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, यानी कि मुझे सांस नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक मुझे कुछ नहीं करना, जब ये हो जाएगा तो मेरा काम पूरा हुआ। तो यही बोला इन्होंने, दम लेते हैं। अपने दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के सहारे इन्होंने विज्ञान की दुनिया में भारत को सामान्य दर्जा दिलाया। कि आप देखेंगे आज भारत में अंतरिक्ष या तकनीकी में किसी चीज़ से कम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक ऐसे होंगे जो हमें आगे बढ़ाएं, हमें अच्छे तरीके से करा सकें, तभी तो। अब आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपकी टीचर्स अच्छी होंगी तो आपकी प्रिंसिपल किसी चीज़ से मात नहीं खाएगी, वो कहेगी कि अच्छा मैं तो अभी करा दूंगी क्योंकि ये मेरी प्रिंसिपल है, ये मेरी टीचर्स अच्छी हैं, ये कर देंगी। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला, अगर हमारे पास एक ऐसा वैज्ञानिक है जो दृढ़ निश्चयी है, जो सोच लेता है वही कर देता है, जो ठान लेता है वो कर देता है, तो उसी प्रकार इन्होंने बोला कि तो आप पढ़िए, दृढ़ निश्चयी तथा परिश्रमी के सहारे इन्होंने विज्ञान की दुनिया में भारत को सम्मानित दर्जा दिलाया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक चिंतक व विचारक भी हैं। चिंतन और विचारिक इन्होंने लिखा है। मैंने भी बताया था आपको, ये कवि भी थे। तो जब ये कवि थे तो ये एक अच्छे विचारधारा वाले तो होंगे। कवि कोई भी नहीं बन सकता, कवि वो बन सकता है जिसके पास अच्छी विचारधाराएं हों, जो हमारे देश को कुछ नया दे सके, कुछ ऐसा दे सके जो हमें नहीं पता हो। जैसे हमें सागर जैसी गहराई नहीं पता, कितनी चीज़ें नहीं पता बच्चों आपको, जो चीज़ आपको कौन बता सकता है? कवि बता सकता है। तो उन्होंने यही बोला कि ये कवि हैं। अंग्रेजी भाषा पर इन्होंने अच्छा अधिकार है, यानी कि अंग्रेजी भाषा पे भी इन्हें अच्छा अधिकार था। ये अंग्रेजी भी बोल सकते थे खूब अच्छी, जैसे हम लोग पूरी भाषा हिंदी में बोलते हैं, ये पूरी भाषा अंग्रेजी में बोल सकते थे कि आई एम गुड, हाउ कैन आई डू दिस, ऐसे। तो पर इन्होंने अंग्रेजी बोलने में मातृभाषा तालीम का गहरा पुट आ जाता है। तालीम कहते हैं शिक्षा को, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं तालीम, उसे बोलते हैं शिक्षा। किसी भी चीज़ को पढ़ना तालीम कहलाता है। तालीम का गहरा पुट आ जाता है, यानी अंग्रेजी जब ये बोलते हैं तो इनको उनकी अपनी मातृभाषा की तालीम जो है उसके साथ वो लगता है, यानी पुट आ जाता है, इसके कारण वो हिंदी। डॉक्टर कलाम अति संवेदनशील मतलब बहुत ज़्यादा गहन विचार वाले हैं, कि जो सोचते रहते हैं तब वो काम करते हैं। संवेदनशील तथा पर्यावरण प्रेमी है। पर्यावरण प्रेमी मतलब जो पेड़ हवा, ये सब कुछ, एनवायरनमेंट आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा साइंस में, ज्योग्राफी में। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, जो भी हमारे आसपास है वो पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है? जैसे हम सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब पर्यावरण में आता है। तो इन्होंने यही बोला है। क्या बोला है इन्होंने? आप पढ़िए। इन्होंने बोला है कि ये पर्यावरण प्रेमी है। तो अगर ये पर्यावरण प्रेमी हैं, देखिए कहाँ है, डॉक्टर कलाम अति संवेदनशील तथा पर्यावरण प्रेमी हैं। डॉक्टर कलाम से अग्नि मिसाइल के परिणय के समय इनके कक्ष में मौजूदा तत्कालीनता शिक्षा मंत्री केसी पंत ने जब पूछा कि अग्नि का सफल परीक्षण हो जाने पर वे क्या करना चाहेंगे, कि एक डॉक्टर से भी वो आए, उन्होंने नाम दे रखा है इन्होंने, केसी पंत आए, उन्होंने पूछा कि जब ये सफल हो जाएगा तो आप क्या करना चाहेंगे आगे। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, आपकी जब 5th क्लास हो जाएगी तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? आपके पास जवाब होगा हम तो 6th करेंगे अच्छे से। तो यही इन्होंने बोला है कि जब आपका ये काम हो जाएगा तो आप आगे क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए। तो इन्होंने जवाब दिया, जहां शांति हो तथा पक्षी जीव जंतु विचरण कर सकें, यानी जहां शांति हो
हाँ हाँ ये रहा, हम ऊपर पहुंच गए, आप ऊपर जाइए। तब उन्होंने प्रश्न दिया, प्रश्न क्या दिया उन्होंने दिया, मैं RCI हैदराबाद के 10 लाख वृक्षों का सुंदर उपवन बनाऊंगा। उपवन मतलब बोलते हैं बाग बगीचे को, यानी कि मैं 10,000 वृक्ष लगा दूंगा और एक अच्छा सा उपवन बनाऊंगा, यानी पर्यावरण को और बढ़ाऊंगा। अब हवा हमारे पास कहाँ से आती है, वृक्षों से आती है, तो जब वृक्ष ज्यादा लगेंगे तो ज्यादा अच्छी हवा आएगी। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला कि मैं हैदराबाद में 10 लाख वृक्ष लगाऊंगा, जिससे उनके उपवन बनाऊंगा बहुत सुंदर सुंदर से, जहां शांति हो तथा पक्षी जीव जंतु विचरण कर सके। जहां पशु, अब हम पेड़ काट देते हैं, पेड़ों पे चिड़िया बैठती हैं, कितने सारे काम होते हैं, पेड़ पे चिड़िया बैठती है, पेड़ों से इंसेक्ट को खाना मिलता है, जो ये छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं उन्हें खाना मिलता है। तो इसी प्रकार मैं उन वो जो बेसहारा हो चुके हैं उन्हें भी शांति प्रदान कराऊंगा। इन्होंने बोला यहाँ शांति हो तथा पक्षी जीव जंतु विचरण कर सकें। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, यानी उन्हें छोटे छोटे बच्चे भी बहुत पसंद थे। तो नीचे दी गई इस घटना को पता चलता है कि ये बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, उन्हें हर समय खुश देखना चाहते हैं। कि आपको एक घटना बताई गई, ये घटना मतलब क्या होती है, जैसे आपके साथ घर में 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन आप मम्मी को बताते हो, मम्मी आज भैया ने मुझे मारा, तो वो एक छोटी सी घटना आप निकाल के बता देते हो। तो उसी प्रकार उन्होंने भी एक घटना बताई, उस घटना के बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में एक दिन डॉक्टर कलाम के काफिले को सड़क से गुजरता था, यानी कि काफिले बोलते हैं मतलब लोग बाग, तो यानी कि जो उनका जो काफिला था दिल्ली के कुछ समय पहले से एक सड़क से गुजरता मतलब चलते हैं, यानी जाते हैं, या फिर कोई चीज़ हो गई, जैसे मेरे चलते चलते मेरे रास्ते में पड़ जाता है, ये हो जाता है, ये पेड़ मुझे रोज़ दिखता है, तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, गुजरता है। तो उन्होंने बोला गुजरता था, वे गाड़ी में सवार होने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि इस समय बहुत से स्कूलों की छुट्टी हो चुकी होगी और बच्चों को अपने अपने घर पहुंचना होगा। आप काफिला है, मतलब काफिला मतलब बहुत सारे लोग बाग हैं, तो बहुत सारे लोग बाग जा रहे हैं और उनके मन में एक ख्याल आया, विचार आया। वो विचार क्या था, वो विचार ये था कि अब स्कूलों की छुट्टी हो रही होगी और बहुत सारे बच्चे छूटेंगे वहाँ से, तो छुट्टी हो चुकी होगी और बच्चों को अपने अपने घर पहुंचना होगा। यदि यह काफिला रास्ते में हुआ तो यातायात रुक जाएगा, यानी क्या होगा कि अगर मेरा काफिला गुजरेगा, क्योंकि वो बड़े इंसान हैं, या आप बोलिए कि वो एक वैज्ञानिक हैं, तो उनकी पहुंच इतनी है कि पहले उनकी गाड़ियों को जगह दी जाएगी कि पहले आप जाइए, तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, अपनी जगह रुक जाएंगे, उन्हें रोका जाएगा। आप भी जैसे कभी कभार होता होगा कि ट्रैफिक जाम लगता है या फिर लोग बाग को रोक दिया जाता है कि अब बस अभी इन्हें निकलने दीजिए, फिर आप निकल जाइए। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला कि यातायात रुक जाएगा और बच्चे परेशान हो जाएंगे, कि बच्चों को ये लगता है, बच्चों को क्या लगता है, जैसे अब आपकी छुट्टी होती होगी कि बस मुझे घर पहुंचा दो, बस हमें अब घर जाना है, तो इसी प्रकार बच्चे परेशान हो जाएंगे। यह सोचते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब रोक दिया या फिर एक तरीके से टाल दिया कि अब हम बाद में करेंगे, स्थगित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वे इस बात से संतुष्ट हो गए, कि वो इस बात से संतुष्ट हो गए, उन्हें लगा कि अब उनके कारण बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, तब उन्होंने काफिलों को आगे बढ़ने का संकेत दिया कि आप आगे बढ़िए अब, क्योंकि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी और ना उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि अगर वो उन्हें परेशान देखते तो उन्हें भी परेशानी होती है। अब जैसे मम्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अगर आप परेशान होते तो मम्मी भी परेशान होती है ना, उसी प्रकार कि अगर वो लोग परेशान होते, यानी बच्चे परेशान होते, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी परेशान होते। तो आगे देखिए, अब हम बिल्कुल अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप उंगली लगा लगा के ध्यान से देखिए। डॉक्टर कलाम को इस भावना से पता चलता है कि वे कितने सच्चे और सरल इंसान हैं, कि वो सच्चे और सरल इंसान हैं। क्योंकि सरलता इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी परेशानी के साथ साथ दूसरे की परेशानी को भी महसूस किया कि मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा लेकिन बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो इस वाक्य से क्या पता लगता है कि वो कितने सरल और कितने अच्छे इंसान रहे होंगे। अच्छे भी बोला है इन्होंने, सच्चे और सरल इंसान हैं। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीति के होते हुए भी
इस सर्वोच्च पद पर आसीन रहे, यानी कि इस सर्वोच्च राजनीति में भी रहे और इस पद पर भी रहे। राजनीति में जब इंसान जाता है तो वो एक तरीके से अपने बारे में सोचने लग जाता है और पब्लिक के बारे में कम सोचता है, लोगों के बारे में कम सोचता है। इन्होंने बोला कि ये राजनीति में गए राष्ट्रपति के पद पर और फिर भी इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबके बारे में सोचा। आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स पे अंडरलाइन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आप कोई पूछ सकता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तो हाँ थे। कहाँ पढ़ा आपने? अपनी कक्षा 5 के अध्याय 3 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाले चैप्टर में पढ़ा। तो इस प्रकार आप ऐसे अंडरलाइन कर लिया करिए ऐसे शब्दों को। चलिए आगे देखते हैं। तो राजनीतिक न होते हुए भी इस सर्वोच्च पद पर आसीन रहे, यानी लंबे समय तक टिके रहे। इनके संरक्षण में भारतीय संविधान को भी एक नई दिशा और देश को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से जूझने के लिए नई शक्ति मिली। यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो आपको शायद नहीं पता होंगे, तो आप डरते क्यों हैं? मैं बताऊंगी ना। तो आप देखिए, आपने शायद अंडरलाइन करी हो तो आपको पता लगे कि कौन कौन से शब्द थे। गरीबी तो आपको पता लग गया होगा। गरीबी मतलब वो लोग जिनके पास खाने तक के लिए कम पैसे होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? अशिक्षित, अशिक्षित जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। और बेरोजगारी, जिनके पास काम वाम नहीं है। अब देखो, बेरोजगारी नहीं होगी, अब जैसे काम का मतलब आप पूरे दिन में आपके पास काम है, आप स्कूल जाएंगे घर आएंगे। अब स्कूल जाएंगे घर आएंगे, स्कूल वालों को फीस मिलती है इस बात की कि आप वहाँ पे जाएंगे, यानी उन्हें पैसे मिलते हैं इस बात के। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला है कि बेरोजगारी मतलब क्या है कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है तो उनके पास कहाँ से मनी आएगी, कैसे क्या होगा? तो इन्होंने ये बोला है कि बेरोजगारी से जूझने के लिए नई शक्ति मिली, कि हमें इन सब चीज़ों से जूझने के लिए एक नई शक्ति मिली। यानी इन्होंने ऐसे ऐसे नियम निकाले, ऐसे ऐसे तरीके निकाले जिससे हम लोग आसानी से इन सब चीज़ों से बच सकें। तो आप दोबारा इस लाइन को पढ़िए, शायद अब आपको पता लगे। इनके संरक्षण, यानी इनके पास जाकर इनके संरक्षण में भारतीय संविधान को भी एक नई दिशा और देश को गरीब, अशिक्षित, बेरोजगारी से जूझने के लिए नई शक्ति मिली। डॉक्टर कलाम ने देशवासियों को संस्कारवान बनाने की आशा भी व्यक्त की थी। यानी कि संस्कारवान मतलब संस्कार से रहें, बिल्कुल परिपूर्ण रहें, जैसे कि हमें दया बनी रहे, दया भाव सब बने रहें, कि हम दया से काम करें सबके सब। जैसे आपकी मम्मी पापा जो भी हो, आपके अंदर एक दया बनी रहे। तो अब देखिए, दयावान बनी रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर कलाम ने देशवासियों को संस्कारवान बनाने की आशा भी व्यक्त की थी। उदार हृदय मतलब जो आपने देखा बच्चों वाली घटना पढ़ी हम लोगों ने। उदार हृदय होता है कि जो अपने साथ साथ सबकी सोच के चले, पूरे घर को लेके चले, तो वो अपने पूरे देश को लेकर चले। इसी प्रकार इन्होंने बोला कि क्या? उदार हृदय, सच्चे तपस्वी क्या होते हैं? कि जो आराम से बैठकर वनों में बैठे हुए हैं और अपने आराम से महसूस कर रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये सच्चे तपस्वी थे। धरती से जुड़े रहने वाले इंसान थे, कि जो धरती को समझे। इन्होंने बोला कि मैं पेड़ पौधे लगवाऊंगा। तो पेड़ पौधे कौन लगवाएगा? जो धरती से जुड़ा हुआ होगा, जिसे चिंता है कि पक्षी कैसे जिएंगे। तो इन्होंने बोला धरती से जुड़े, सादगी पसंद, कि जिसे सादगी पसंद है, बिल्कुल सिंपल रहना पसंद है। इनके कपड़े वगैरह काफ़ी साधारण रहते थे। इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी, इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी इन्होंने कभी ज़्यादा दिखावा नहीं किया। तो इस प्रकार ये सादगीपन थे। तो पढ़िए, सादगी पसंद डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब कोई ऐसा इंसान जिसकी तरह आप बनना चाहें। आपके बोलते हैं ना आपका क्रश ऐसे, तो ये बोलते हैं प्रेरणादायक है। इनका व्यक्तित्व एक निरंतर प्रगतिशीलता का जीवंता उदाहरण है। कि जो आराम से उदाहरण बोलते हैं एग्जाम्पल्स को, या एक तरीके से आप किसी चीज़ को बोलें कि ऐसा बनिए, आप ऐसा बनिए। उदाहरण बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है कि पड़ोस वाली की लड़की की जैसा बनो, या फिर आपके फेवरेट हीरो हीरोइन जैसा बनो, पसंदीदा हीरो हीरोइन जैसा बनो। तो इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक हैं। इनके व्यक्तित्व एक निरंतर प्रगतिशीलता का जीवंत उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने कक्षा 5 का अध्याय 3 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जाना।
मैं आशा करती हूँ आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आप घर से क्या करेंगे, इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से पढ़कर जो शब्द नहीं समझ में आते वो शायद हमारे शब्दार्थ में मिल जाए, तो हम शब्दार्थ में करेंगे। और आप सभी लोग खुश रहिए और अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चैप्टर में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जाना, उनका नाम क्या था, वो गीता भी पढ़ते थे, साथ साथ शाकाहारी भी थे। तो आप सभी लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद अच्छे से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानना। वैसे तो हमने जान लिया APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे प्यारे इंसान थे, उन्होंने हमारे देश को बुलंदी तक पहुंचाया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। बाकी मैं आपको होमवर्क में यही दे रही हूँ, आप गृह कार्य में इसे ढंग से अच्छे से पढ़ना और जो शब्द आपको ना समझ में आए आप उसे अंडरलाइन करके रख देना। और आप सभी लोग खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।